शुक्रवार को शुरू की गई ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 नई लहर के दौरान ईरान अमेरिकी एयरफोर्स पर काल बनकर टूटा है। उसने एक नहीं बल्कि दो जगह पर आप देखिए किस तरह से अटैक किया है और 4 एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा किया है। ईरान ने इस हमले ने खुद को आसमान का सुल्तान समझने वाले अमेरिकी एयरफोर्स के लिए ऐसा बड़ा झटका दिया था कि उसके लिए गुड फ्राइडे का दिन ब्लैक डे में बदल गया। दरअसल ईरान ने बीते 24 घंटे में अमेरिका को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया है। ईरान ने अमेरिकी एयरफोर्स के F-15E और उसे ढूंढने गए A-10 जेट को भी मार गिराया। IRGC ने दावा किया कि उसने ये इंटरसेप्शन उसके एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके किया है। ये सिस्टम ईरान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क से संचालित होता है। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। F-15E और A-10 के बाद जब इनके सर्च ऑपरेशन में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भेजे गए तो उन पर भी हमला हो गया। ईरान का दावा है कि उसने 2 UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है, लेकिन हम इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करते। IRGC ने फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 2 क्रूज मिसाइल, 2 MQ-9 हमलावर ड्रोन और एक हरमेस ड्रोन को भी नष्ट करने का दावा किया और दावा है कि ये दर्द हर दिन ऐसे ही बढ़ने वाला है। तो ये अमेरिका को ईरान से ऐसे पलटवार की कोई उम्मीद तक नहीं थी। आप देखिए किस तरह से उसने बीते 24 घंटे में जिस तरह से पलटवार किया। आखिर जो अमेरिका अपने फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के जर्रे जर्रे को लगातार दहला रहा था, IRGC के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और ईरान के हथियार भंडार को खत्म कर रहा था, आखिर कैसे वो खुद ही टारगेट बन गया? तो इसकी वजह है ईरान का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। इन हमलों में ईरान ने इंफ्रारेड आधारित सतह से हवा मार करने वाली स्वदेशी मजिद मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें टारगेट की गर्मी को लॉक कर दिया जाता है। ये सिस्टम खासतौर पर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरानी तकनीक के ये दावे या वीडियोस किस हद तक सही हैं, ये तो ईरान ही जाने, लेकिन ईरान ने ये जरूर साबित कर दिया है कि अमेरिकी वायुसेना के वर्चस्व के दावे खोखले हैं और अमेरिकी फाइटर्स अपराजय नहीं है। ईरान अभी तक अमेरिका के 2 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट पर हमला कर चुका है, एक अवाकस विमान को तबाह कर चुका है, F-16 जेट पर भी मिसाइल से हमला कर चुका है और अब F-15E और A-10 थंडरबोल्ट को भी मारने का दावा कर रहा है। इससे पहले भी एक F-15 समेत कई अमेरिकी विमानों की आपात लैंडिंग कराई जा चुकी है। यानी जैसी ट्रंप की बातें वैसी ही अमेरिका की ताकत, सिर्फ हवाई। तो ईरान हमले में गिरे अमेरिकी फाइटर प्लेन के पायलट की अब तलाश तेज हो गई। अमेरिका से लेकर ईरान तक सभी उस पायलट की तलाश में जुटे हैं। तो ईरान ने अब उस अमेरिकी पायलट के सिर इनाम की घोषणा कर दी है और इसकी घोषणा ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से की गई। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने कहा है, वहीं ईरान के कुर्दिस्तान में ईरानी समर्थक खुजिस्तान में बख्तियारी कबीले के लोग हाथ में राइफल और ईरानी झंडा लिए पहाड़ों पर अमेरिकी पायलट की तलाश कर रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिकी पायलट को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने पायलट की तलाश में जुटा हुआ है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस दौरान कई ईरानी लड़ाके हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करते भी दिखे। ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट F-15E को मार गिराए जाने के बाद एक बार फिर से भारतीय जाबाज फाइटर अभिनंदन की याद और भी ज्यादा ताजा हो गई। अंतर बस इतना है कि क्रैश से पहले इजेक्ट हुआ अमेरिकी फाइटर जेट दुश्मनों के हाथ नहीं लगा और गायब है। यदि वो घायल नहीं हुआ होगा तो उसे ढूंढ पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वो होते हैं हाईली ट्रेन्ड। यूएस एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो देखिए ऐसे हालात में वो किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं। जो पायलट है वो जिंदा रहने और दुश्मन के इलाके से बच निकलने के लिए एडवांस ट्रेनिंग अपने आप को देते हैं। अमेरिका इसकी ट्रेनिंग अपने तमाम सेना के जितने भी एयरफोर्स के पायलट है उनको देता है। ये ट्रेनिंग सिस्टम और गैजेट के मेल से बनी हुई एक मल्टी लेयर व्यवस्था है। सिस्टम को अमेरिकी एयरफोर्स SERE कहती है, यानी कि सर्वाइवल, इसी के साथ साथ एस्केप, रेस्क्यू और इवेजन। इन सब के बीच गैजेट्स की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल रेडियो। ये एक छोटा सा वाटर प्रूफ और शॉक प्रूफ रेडियो होता है जो कि इनक्रिप्टेड होता है, सिग्नल भी भेज सकता है, बचाव दल को पायलट की सटीक GPS लोकेशन भी भेजता है। दूसरे नंबर पर आता है लाइट वेट GAV-5 सर्वाइवल राइफल है। ये खास तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। F4 स्टाइल कार्बाइन राइफल है। ये दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने और शिकार करने के लिए, भोजन जुटाने के लिए होता है। तो वही इंफ्रारेड IR सिग्नलिंग
उपकरण इसमें बहुत ज्यादा खास हो जाता है। आपको बता दें, इसकी सबसे बड़ी बात यह होती है कि ग्लो स्टिक्स और स्ट्रोब लाइट इसमें होती है, जो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में चमकती हुई नजर आती है। इसकी रोशनी सिर्फ उन विशेष नाइट विजन गॉगल्स यानी कि NVGS से देखी जा सकती है, जो अमेरिकी बचाव दल के पास ही होती है। और चौथी और सबसे बड़ी बात, सैटेलाइट बेस्ड पर्सनल बीकन। ये एक छोटा उपकरण है जो सीधे सीधे सैटेलाइट से संपर्क करता है। यदि रेडियो यहां पर काम नहीं करे तो पायलट बहुत दूर हो तो फिर बीकन ग्लोबल जो सैटेलाइट नेटवर्क है, इसके जरिए बचाव मुख्यालय को अलर्ट भेजता है कि पायलट आखिर कहां पर है। इन सब के बीच मेडिकल क्विक क्लॉट, यानी कि देखिए ऐसे सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को बचाएंगे, ट्रॉमा किट भी मौजूद होता है। इसमें क्विक क्लॉट कॉम्बैट गॉज जैसे आधुनिक चीजें होती हैं। इसमें एक विशेष पदार्थ काओलिन होता है जो कि खून के संपर्क में आने के बाद तुरंत उसे जमा देता है, जिससे कहीं भी अगर पायलट को ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी समय पर रुक जाती है। तो आप देखिए किस तरह से अमेरिकी पायलट जो है ट्रेंड होते हैं इसके लिए। और इन सब के बीच अमेरिका इजराइल का ईरान से युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है। अब इसके आगे महातबाही का रास्ता खुल गया है। इस युद्ध में जहां अमेरिका ईरान की एयरफोर्स नेवी खत्म करने का दावा कर रही है, तो वहीं आप देखिए ईरान भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर कहर बनकर टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान की ताकत को तबाह कर दिया है तो फिर अमेरिका को आसमान में इतनी बड़ी चोट कौन दे रहा है? ट्रंप के दावों की हवा निकालते हुए कौन उनके फाइटर प्लेन गिरा रहा है? ईरान की सीमा में घुसे एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान को मार गिराया गया। वहीं ईरानी हमले का शिकार होने वाला दूसरा विमान A-10 वॉरथॉग बताया जा रहा है। हालांकि पायलट सही समय में इजेक्ट करने में कामयाब रहा। वहीं 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर लापता पायलट की तलाश में निकले तो ईरान ने उन पर भी हमला कर दिया, जो किसी तरह से बच निकले। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया था। वहीं ईरान का दावा यह भी है कि युद्ध में अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन, फाइटर जेट, रडार और ईंधन भरने वाले टैंकर खोए हैं। अमेरिका को अरबों डॉलर के सैन्य साजो सामान खोने पड़े हैं। तो ईरान ने अमेरिका को जो दर्द दिया है वो शायद अमेरिका को हमेशा दर्द देता रहेगा। लेकिन जब से ईरान ने अमेरिकी विमानों को तबाह किया है, डोनाल्ड ट्रंप सामने नहीं आए हैं। हाँ, उनका एक बयान जरूर सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी अब आपको बताते हैं। युद्ध तो पिछले 35 दिनों से जारी है, जिसकी शुरुआत होने के बाद से ही करीब करीब हर दिन वो मीडिया के सामने आते और अपनी वाह-वाह करते थे। रोज हॉर्मुज से लेकर ईरानी आर्मी और नेवी को लेकर बयान देते थे, लेकिन पिछले 48 घंटे से ट्रंप सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने नहीं आए। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप आखिर क्यों सामने नहीं आए? क्या ट्रंप ईरान के हमलों के बाद से खौफ में हैं? क्या ट्रंप मीडिया के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं? या फिर ट्रंप ईरान पर बड़े हमले के लिए सुरक्षा अधिकारियों के साथ प्लानिंग कर रहे हैं? या फिर युद्ध से सेफ एग्जिट प्लान बना रहे हैं? ईरान के अमेरिकी जेट्स और हेलीकॉप्टर गिराने के बाद दावा है कि ट्रंप ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। साथ ही व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लिविट से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि NBC न्यूज को दिए बयान में ट्रंप ने विमानों के गिरने पर कहा कि इससे ईरान के साथ बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा। ये एक युद्ध है और हम युद्ध में हैं। लेकिन जो भी हो, ईरानी हमले ने ट्रंप के शब्दों और मुंह पर ताला जरूर लगा दिया है। और देखिए, बड़बोले ट्रंप को ईरान ने अपने जाल में कुछ ऐसा फंसा लिया है कि अब ये पूरा का पूरा मामला उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। अमेरिकी फाइटर प्लेन को मार गिराना ये ईरान के उस चक्रव्यूह का हिस्सा है जिसे ट्रंप खुद ही फंसते हुए चले जा रहे हैं। और सुपर पावर की सुपर बेइज्जती हो गई। दरअसल ट्रंप ने इस युद्ध पर टोटल कंट्रोल होने का दावा किया था, लेकिन ट्रंप ने हॉर्मुज पर ईरान की चेतावनी को हल्के में ले लिया। ईरान के इस एक वार ने पूरी तरीके से इस युद्ध की दिशा बदल दी और इसका असर व्यापक होने वाला है। पहला, ये युद्ध कभी न खत्म होने वाली जंग की तरफ बढ़ रहा है, जिसका असर ट्रंप की घरेलू राजनीति पर पड़ने वाला है। दूसरा, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और मजबूत होंगे। ट्रंप अपने ही घर में घिरे रहेंगे। तीसरा, ईरान ने सीज फायर की बात ठुकरा दी है, जिससे ये युद्ध और लंबा खिंचेगा, यानी अमेरिका पर महंगे युद्ध का बोझ बढ़ेगा। ट्रंप की जिद ने पहले पूरी दुनिया को तेल संकट पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे अमेरिका में भी महंगाई बढ़ी। वहीं ईरान ने अमेरिकी जेट गिराकर ये संदेश दिया कि अमेरिकी तकनीक अजेय नहीं है। तो देखिए, जहां एक तरफ दुनिया गुड फ्राइडे मना रही है, तो ये फ्राइडे अमेरिका के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। ईरान ने अमेरिका को ऐसी चोट पहुंचाई है जो शायद वो कभी भी नहीं भूल पाएगा, और उसी के बाद सुपर पावर अब मिडिल ईस्ट के आसमान में घेराबंदी करना शुरू करता हुआ नजर आ रहा है। जहां अमेरिका के विमान अटलांटिक महासागर से यूरोप और मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रडार पर दिखाई दिए। इन विमानों में अमेरिका का C-5, C-17 और 135 टैंकर विमान शामिल है। जिस तरह ईरान ने अमेरिका के विमानों और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है, उसके बाद अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को नुकसान होने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की इमेज पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।
और अब ट्रंप के लिए इस इमेज को वापस पाने के लिए कड़े कदम उठाना लाजमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कहा था कि ईरान पर 2-3 हफ्तों में भीषण अटैक होंगे, लेकिन ईरान ने धमकी देने के बजाय 24 घंटे में ही अमेरिका के फाइटर जेट्स को जिस तरह तबाह किया, उसके बाद ट्रंप की टेंशन भी बढ़ गई और इसीलिए वो ईरान के लिए नया प्लान बना रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में तेज रफ्तार ने एक परिवार के 9 लोगों की जान ले ली है। देखिए, एक स्कूल के कार्यक्रम से लौटते वक्त यह हादसा हुआ, जिसमें एक कार पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई, कुएं में जा गिरी, जिसकी वजह से कार में सवार सभी लोगों की यहां कुएं में ही जल समाधि बनती हुई नजर आई। नासिक के दिंगडौर में यह हादसा रात के वक्त घटी, जब महिला और बच्चों के साथ पूरा परिवार एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था। घर लौटने की जल्दबाजी थी या ड्राइवर की झपकी, ये कार सड़क छोड़ सीधे कुएं में जा गिरी, जिसमें किसी को बचने का कोई मौका नहीं मिला और पूरी की पूरी कार पानी से लबालब कुएं में डूब गई। हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और स्थानीय प्रशासन के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कार में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। हादसे में 5 छात्राओं और एक छात्र की मौत हुई, जिनके स्कूल में कार्यक्रम था। इसके अलावा 2 महिलाएं जो बच्चों की माताएं थीं और ड्राइवर की डूबने और दम घुटने से मौत हो गई। हादसे के बाद कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने मदरसा और मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने मदरसों को आतंकियों की फैक्ट्री करार दिया और साथ ही मुंब्रा का नाम बदलने की बात भी कही है। मुंब्रा में एक जनसभा में नीतेश राणे के वही तीखे तेवर दिखे। तो आता धुरंधरचा हा डायलॉग है ना, ये देवा भाऊ का महाराष्ट्र है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी, एक लक्षात ठेवा। नीतेश राणे ने एक बार फिर मदरसों को टारगेट करते हुए भड़काऊ बोले। हे जे मदरसे आहेत, या मदरशामधून बसून ह्या लोकांना शिकवतात, त्याला काय शिक्षण देत नाहीत, डॉक्टर आणि इंजिनियर बनवत नाहीत, त्या मदरसामध्ये बसून फक्त आतंकवादी घडवले जातात आणि म्हणून यांच्या थोबड्यातून हे सगळे विचार बाहेर येतात। इतना ही नहीं, मंत्री नीतेश राणे तो हिंदुओं को एक अजीब सलाह तक देने लगे। पाळीव कुत्रे पाळता की नाही, तेव्हा पाळीव डुकरं पाळायला सुरू कर बघा, हे हिरवे साप जवळ पण वळवळणार नाही। 2-3 तासात बघा कसं मुंब्रा जेवी खाली होऊन जात। नीतेश राणे ने कहा कि जैसे इस्लामपुर को ईश्वरपुर किया, वैसे ही अब मुंब्रा को मुंब्रा देवी करेंगे। राघव चड्ढा को राज्यसभा में आप के डिप्टी लीडर पद से हटाने के बाद राघव और आम आदमी पार्टी के नेताओं में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अब राघव ने आप नेताओं के 3 आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। सबसे पहले उन्होंने इस आरोप का जवाब दिया, जिसमें उन पर अपोजिशन के वॉकआउट के दौरान भी संसद में बैठे रहने का आरोप लगा है। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया। दूसरा जवाब उन्होंने सीईसी को हटाने वाली याचिका पर साइन नहीं करने के आरोप पर दिया। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। वहीं तीसरा आरोप आप नेताओं ने ये लगाया कि वो डर गए हैं, बेकार मुद्दे उठाते हैं, जिसका उन्होंने ये जवाब दिया। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया। अब देखना है कि आप नेता इस पर क्या जवाब देते हैं। किताब ड्रेस पर प्राइवेट स्कूल में लूट के खिलाफ पिछले 4 दिन से लगातार जी न्यूज अपनी मुहिम चला रहा है और अब इस मुहिम के तहत स्कूल ड्रेस के नाम पर लूट मचाने वालों को जब कैमरे में दिखाया गया तो वो बौखला गए और कैमरे को तोड़ने की यहाँ कोशिश करते हुए नजर आए। दरअसल जब हमारी टीम लक्ष्मी नगर के जैन स्कूल यूनिफॉर्म वाले दुकान पर पहुंची तो वो भड़क उठे, सोफे पर बैठे बैठे धमकाने लगे और उठकर कैमरे पर हाथ मारने की भी कोशिश करने लगे। धक्का मत लगो भाई, धक्का नहीं लगा, सब रिकॉर्ड हो रहा है, धक्का नहीं लगा, सब बाहर आ जाओ। इस बीच उनका स्टाफ भी जी न्यूज की टीम के साथ बदतमीजी करने लगा। बाहर जाइए, प्लीज पर्सनल चीज नहीं, आप बात करना दरअसल जो स्कूल ड्रेस की कीमत होलसेल में 400 से 500 रुपए है, वो ड्रेस यहाँ पर 2000 तक बेची जाती है। तो अंदाजा लगा सकता है कि कितना बड़ा एक रैकेट स्कूलों और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में चल रहा है कि जो ड्रेस की कीमत 300 से 400-500 तक होती है, वो दुगने और तिगुने दामों में यहाँ पर बेचे जाते हैं। और जब हम सवाल पूछते हैं तो ये कैमरे पर ही हाथ मारने लगते हैं।
पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में हर पार्टी के नेता प्रचार में अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। इसी बीच दक्षिण 24 परगना से एक वीडियो सामने आया है जहां पर टीएमसी प्रत्याशी के प्रचार के दौरान लोगों को वोट नहीं देने पर धमकाया गया है। टीएमसी प्रत्याशी के समर्थन के लिए पहुंचे पंचायत प्रधान जुल्फिकार मोल्ला ने धमकाते हुए कहा कि जिन्होंने भी उनके साथ बेईमानी की, वोटिंग होने के बाद उन पर स्टीम रोलर चलाया जाएगा। বেঈমান বিশ্বাসঘাতকতা করে ফলতে নল চালাবার চেষ্টা করছে। আমাদের 29 তারিখ ভোট এবং 4 মে গণনার সন্ধ্যার পর থেকে তাদের উপরে স্টিম রোলার চলবে। আমরা খোলা আকাশের নিচে বলে যাচ্ছি, কারণ আমাদের জিততে হবে। वोटरों को उम्मीदवारों का भाग्य विधाता कहा जाता है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर जुल्फिकार ये बात भूल गए। अगर भूले नहीं होते तो वो सरेआम वोटरों को ऐसे धमकाते नहीं और उन्हें स्टीम रोलर वाली धमकी नहीं देते। पंचायत प्रधान जुल्फिकार ने कैनिंग पूर्व विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी प्रत्याशी बहरुल इस्लाम के समर्थन में ये बात कही। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और जनता को धमकाने वाले जुल्फिकार को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ बवाल पूरी तरह से सियासी हो चला है। देखिए, यहाँ चुनाव से जुड़े काम के दौरान न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में एनआईए की एंट्री हो गई है, जिस पर ममता बनर्जी ने अब नाराजगी जताई है और इसके लिए विपक्ष पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आज उसी मालदा में चुनावी सभा को संबोधित किया जहां ये घटना घटी थी। एक तरफ ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआईए के अधिकारियों ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने अमित शाह को भी घेरा। ওরা বাংলাকে টার্গেট করেছে, আমরা দিল্লিকে টার্গেট করছি। আগামী দিন তৈরি থাকুন মোটা ভাই। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पर दलाली के आरोप लगाए। শয়তানের দল, অত্যাচারী সরকার, মানুষকে লাইন দেওয়ার সরকার, নাম কাটার সরকার। ममता बनर्जी बीजेपी पर लगातार हमलावर बनी हुई है और उन मुद्दों पर तो और भी ज्यादा जो आरोप बीजेपी लगा रही है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव प्रचार यहां पर परवान चढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनावी हिंसा से जुड़ी हुई घटनाएं भी तेजी से बढ़ने लगी है। ताजा मामला मालदा का है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता राजनीतिक मतभेद का शिकार बन गए। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह पूरा का पूरा आरोप लगता हुआ नजर आया, जिन्होंने इस शख्स पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उसके कान भी काट लिए। इसकी आशंका पहले से ही बीजेपी जता रही थी और अब पश्चिम मिदनापुर के केशपुर से आई इस खबर ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। देखिए कैसे पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित और उसके साथियों को वहां से भगाया जा रहा था। यहाँ तक कि महिला कार्यकर्ता भी दूसरे पक्ष को वहां से भगाने में पीछे नहीं थी। पीड़ित पक्ष बार बार अपना काम पूरा कर जल्द जाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन दूसरे पक्ष ने एक नहीं सुनी और मारपीट शुरू कर दिया। इस झड़प में एक बीजेपी कार्यकर्ता का कान ही काट लिया गया। झड़प में 3 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हैं। চালু করে দেয় কারা ওই তৃণমূল তারপরে ওরা 10-12 জন মিলে এসে আমাকে মারে। এখানে চোট হয়েছে, হাতে চোট হয়েছে, কি দিন রড দিয়ে মেরেছে। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने उनके झंडे और पोस्टर भी उखाड़ के फेंक दिए। इससे पहले मालदा में हिंसा भड़की थी और अब पश्चिमी मिदनापुर से भी ऐसी ही खबर सामने आ गई है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के बीच केरलम और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट की घटना सामने आई, जहां केरलम में कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला हुआ, तो वहीं मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी के चुनाव प्रचार के दौरान यहां पर हाथापाई होती हुई नजर आई, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जहां मुर्शिदाबाद में प्रचार के दौरान टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प देखने को मिली। इसी बीच अधीर रंजन चौधरी के साथ मौजूद सुरक्षा बलों ने बीच बचाव किया। काफी मशक्कत के बाद अधीर रंजन चौधरी को वहां से हटाया गया। वहीं इस हमले को अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी की हताशा बताया। चुनाव में आम लोगों की समर्थन लेने की बजाय ये डराना, धमकाना, लूटना, ये इनकी सोच में आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कल रात कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर भी हमला हुआ। My poor gunman took a beating. The security guard was provided by the Kerala police. He's not my hire. He's a Kerala policeman. So Kerala police will take whatever action needs to be taken, I hope. वहीं इस हमले के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।
एटीएस को इनसे पूछताछ में कई अहम सुराग भी मिले हैं और बताया जा रहा है कि ईद के मौके पर इन्होंने कई जगहों की रेकी भी की थी। एटीएस की गिरफ्त में आए ये वही 4 संदिग्ध साकिब, अरबार, लोकेश और विकास हैं, जिन पर यह आरोप है कि पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर देश में दहशत फैलाने की ये साजिश रच रहे थे। साकिब इस पूरे मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इन्होंने कई जगह पर रेकी भी की थी। ये प्रतिष्ठित संस्थान और रेलवे में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। खुलासा हुआ कि ये चारों टेलीग्राम अकाउंट के जरिए कुख्यात आतंकी अबू बकर के संपर्क में थे। पाकिस्तान के आईएसआई में भी इनके तार जुड़े होने का शक है। साकिब और अरबाब मेरठ के रहने वाले हैं। इनके घर वालों ने बताया कि इन्हें महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। अगर रात दिन काम कर रहा, अगर रात दिन काम ना करता तो वो आतंकवादी की गतिविधि में जाता। फिलहाल एटीएस ये पता लगा रही है कि ये चारों और किन लोगों के संपर्क में थे और किस नेटवर्क के जरिए आतंकियों को सूचना पहुंचा रहे थे। और देखिए, अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का मॉडल उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि पुलिस अब अपराधियों को गुनाह के लिए माफ नहीं करती है। ऐसा ही कुछ देहरादून में भी हुआ, जब हत्या का आरोपी हाथ जोड़ता हुआ यहां नजर आया। क्योंकि धामी पुलिस ने आरोपी को लंगड़ा कर दिया, जिसके बाद आरोपी हाथ जोड़े अपने गुनाहों की माफी मांगता नजर आया। सर, गलती हो गई सर, आज के बाद निकलने के सर। हेलो सर, वो आपसी ब्रिगेडियर साहब को गोली लग गई थी सर। सर गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो। दरअसल आरोपी रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। जानकारी के बाद पुलिस ने जाल बिछाया। इसी दौरान बदमाशों से आमना सामना हो गया और हाफ एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद वो पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चलता दिखा। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जबकि एक फरार है, जिसकी जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। बिहार के दरभंगा में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों के दुकान में बेखौफ घुसते और लूट के बाद आराम से फरार होने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहां सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी में देखिए, आरोपी मुंह पर कपड़ा बांधकर दुकान में घुसते हैं। 5 से 6 की संख्या में आए इन बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में 2 करोड़ की ज्वेलरी और कैश लूट लिया। बदमाश वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार होते हैं और सीसीटीवी में भी कैद हो गए। जब दुकान मालिक ने सुबह दुकान खोली तो वारदात का खुलासा हुआ। दुकान में सामान बिखरा हुआ था और सोने चांदी के जेवर गायब थे। वारदात को 2 दिन हो चुके थे, लेकिन आरोपियों के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। घटना के बाद से न सिर्फ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि व्यापारियों में खौफ का माहौल बन गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं हरियाणा के अंबाला में चोरी का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की आईफोन चुराकर फरार हो गई। हालांकि लड़की की ये करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद अब देखिए किस तरह से पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। दरअसल लड़की दुकान में मोबाइल फोन लेने पहुंची थी और उसी दौरान दुकानदार उसे मोबाइल दिखाने लगा। वीडियो में देखिए, लड़की मोबाइल देखने का ढोंग करती है और जैसे ही दुकानदार का ध्यान हटता है, वो महंगा आईफोन अपने बैग में रख लेती है और उसकी जगह नकली फोन डिब्बे में रख देती है। इसके बाद फिर वो दुकानदार को बातों में लगा देती है ताकि उसे कोई शक ना हो और फिर मौका पाकर वहाँ से फरार हो जाती है। बाद में जब दुकानदार ने मोबाइल चेक किया तो खुलासा हुआ, मोबाइल बॉक्स में असली की जगह नकली आईफोन रखा था। दुकानदार ने सीसीटीवी के आधार पर पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर लड़की की तलाश शुरू कर दी है और जल्दी गिरफ्तारी की बात कह रही है। और देखिए, अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स का मॉडल उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां आपको बता दें कि पुलिस अब अपराधियों को गुनाह के लिए माफ नहीं करती है। ऐसा ही कुछ देहरादून में भी हुआ, जब हत्या का आरोपी हाथ जोड़ता हुआ यहां नजर आया। क्योंकि धामी पुलिस ने आरोपी को लंगड़ा कर दिया, जिसके बाद आरोपी हाथ जोड़े अपने गुनाहों की माफी मांगता नजर आया। सर गलती हो गई सर, आज के बाद निकलने के सर। हेलो सर, वो आपसी ब्रिगेडियर साहब को गोली लग गई थी सर। सर गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो। दरअसल आरोपी रिटायर्ड ब्रिगेडियर की हत्या के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। जानकारी के बाद पुलिस ने जाल बिछाया। इसी दौरान बदमाशों से आमना सामना हो गया और हाफ एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद वो पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चलता दिखा। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जबकि एक फरार है, जिसकी जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।